वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टार एजुकेशन की डेली करंट अफेयर्स क्लास में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 23 जुलाई 2021। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का PDF आप टार एजुकेशन की वेबसाइट और इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और यदि क्लास परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अन्य दोस्तों के साथ शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग कर दें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका दिल से धन्यवाद। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप पंचायत सेक्रेटरीट इन ऑल पंचायत्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी पंचायतों में पंचायत सचिवालय स्थापित करने का फैसला किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। जैसे कि सभी मंत्रालय में सचिवालय होते हैं, उसको समझिए तो उसका कंट्रोल रूम कहिए या हेडक्वार्टर कहिए किसी भी मंत्रालय का, तो वहीं से सब कुछ कमांड होता है। मंत्री जी भी वहीं बैठते हैं, सब कुछ वहीं से, अप्रूवल बैंड सब कुछ सचिवालय से ही होता है, उस मंत्रालय से संबंधित सभी कार्य। उसी तरह अब पंचायत सचिवालय का स्थापना करेगा उत्तर प्रदेश सरकार। ग्रामीण लोकतंत्र को, इसका उद्देश्य क्या है देखिए, ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। और एक और फैक्ट है, राज्य में अभी वहाँ उत्तर प्रदेश में 58,189 58,189 ग्राम पंचायत अभी उत्तर प्रदेश में है। ये फैक्ट्स उत्तर प्रदेश में कोई राज्य स्तरीय परीक्षाएं होंगी वहाँ, तो उसमें ये डाटा प्रयोग हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। अन्य लोगों के लिए भी ये डाटा जरूरी है, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश से संबंधित कैपिटल लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। चलिए बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। तेलंगाना, तेलंगाना सरकार ने भी दलित परिवार का आर्थिक सहयोग करने के लिए एक योजना लॉन्च किया है। क्या नाम है? दलित बंधु। तो दलित बंधु तेलंगाना सरकार ने, इस तेलंगाना सरकार जो है दलित बंधु के ये जो स्कीम है, इसके द्वारा जो भी योग्य परिवार है उसे 10 लाख रुपए का सहयोग राशि प्रत्यक्ष रूप से उनके सीधे बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। पंजाब की न्यूज में है, तो हाल ही में नवजात बच्चों में श्रवण हानि के प्रभावी प्रबंधन में मदद करने के लिए एक तकनीक लॉन्च किया है, और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। उस तकनीक का नाम है सोहम। सोहम, यहाँ ये लिखित रूप में ही देख लेते हैं, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो नवजात बच्चों में श्रवण हानि के प्रभावी प्रबंधन में मदद करने के लिए सोहम तकनीक लॉन्च किया है पंजाब सरकार ने। इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स सिस्टम। तो ये शुरू किया है सोहम पंजाब सरकार ने। पंजाब हरियाणा की न्यूज में है, तो ये हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना लॉन्च किया गया था हरियाणा सरकार के द्वारा। इसमें क्या होगा, तो ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग को बढ़ावा देने में सहयोग मिलेगा इससे। 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट हरियाणा सरकार। तो एक प्रश्न से आपको देखिए इतने सारे फैक्ट्स, ऑप्शन से भी इतने फैक्ट्स प्राप्त हुए। उम्मीद करता हूँ इस तरह की क्लास आपको पसंद आ रही होंगी। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में समर ओलंपिक 2032 का आयोजन कहाँ किए जाने का घोषणा किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में ये जो है समर ओलंपिक 2032, या इसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 भी आपको देखने को मिल सकता है, वही बात हुआ। तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन और अन्य शहरों में किया जाएगा। ओलंपिक जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा कराया जाता है, IOC के द्वारा। देखिए इसका स्थापना 23 जून 1894 हेडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड में है, और प्रेसिडेंट थॉमस बाक हैं। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। UAE यहाँ पे केवल इंग्लिश हो गया है, चलिए कोई नहीं, वही बात है, हिंदी में मैं भूल गया लिखना। UAE ये न्यूज में रहा है। यहाँ पे ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप, क्रिकेट का जो खेल है ये, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 का घोषणा क्या, इसको होने वाला था एक्चुअली में ये भारत में, इसको ले गया है फिर UAE में। कोविड-19 के कारण ऐसा देखते हुए इसको संयुक्त अरब अमीरात अर्थात UAE में ले गया है। अब वहीं होगा ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021। यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे हाल ही में 47वें G7 समिट का आयोजन यहीं पे हुआ था। वो यूनाइटेड किंगडम में एक और जगह है अंदर में, कॉर्नवाल, वहीं पे
तो कॉर्नवाल अगर दिखे तो ऑप्शन में तो ठीक है, नहीं तो यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, यूके जो भी आए ऑप्शन में सब एक ही है, तो उससे आप टिक कर सकते हैं। तो 47वां G7 समिट 2021 यूनाइटेड किंगडम में हुआ। और G7 से संबंधित कुछ और फैक्ट्स जान लीजिए। ये तो हुआ यूनाइटेड किंगडम में 47वां क्रम का। G7 से संबंधित ऐसे भी बोल देता है, लेकिन आप देखते रहिए, मैं बोलते जाता हूँ, आपको और ज़्यादा इससे बेनिफिट होगा। तो 47वें जी समिट का आयोजन यूनाइटेड किंगडम के कॉर्नवाल में संपन्न हुआ। और इस समिट में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। क्योंकि G7 में भारत सदस्य नहीं है, फिर भी देखिए भारत का पहुंच, भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या पहचान है। भारत को इसमें इनवाइट किया गया था, मोदी जी भी इसमें भाग लिए थे। G7 के सदस्य, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। सदस्य देश G7 क्या है? G7 का मतलब है ग्रुप ऑफ सेवेंस। इसमें 7 सदस्य हैं, वो भी सभी विकसित और मजबूत राष्ट्र विश्व के। तो उन 7 देशों का नाम यहाँ है जो सदस्य हैं, देखिए, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। तो ये सभी G7 के सदस्य हैं। इस पर आधारित प्रश्न कितने बार पूछे जा चुके हैं? 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें से एक गलत रहता है और पूछा जाता है इसमें से कौन G7 का सदस्य नहीं है, या इसमें से कौन G7 का सदस्य है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं इसको अलग से बताया। फ्रांस क्यों न्यूज में रहा है? तो फ्रांस, यहाँ पे 7वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन फ्रांस में ही किया गया था। और भारत की तरफ से इसमें प्रतिनिधित्व भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह के द्वारा किया गया था। अगला है, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी के प्रोत्साहन के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो ये किया गया है विक्ट्री पंच। ये भी यहाँ पे इंग्लिश में ही ऑप्शन आ गया है, कोई बात नहीं, इंग्लिश हिंदी दोनों मैं देता हूँ, लेकिन कभी कभी टाइम की कमी कारण कभी केवल इंग्लिश या केवल हिंदी में ही लाना पड़ता है। तो ये टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी के प्रोत्साहन के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो विक्ट्री पंच। देखिए ये क्या है। इस अभियान का शुभारंभ केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये सब पूछा भी जाता है किनके द्वारा किया गया, तो यहाँ पे पूछे चाहे या ना पूछे, आपको युवा एवं खेल मंत्री तो पता चल गया कम से कम कि नए खेल मंत्री अभी कौन है, तो अनुराग सिंह ठाकुर हैं। और टोक्यो ओलंपिक का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच, अर्थात आज है 23 जुलाई 2021, आज से 8 अगस्त तक जापान के टोक्यो में आयोजित किया जाएगा। और इंटरनेशनल ओलंपिक IOC के बारे में इसे हम लोग देख चुके हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, स्थापना 23 जून 1894, हेडक्वार्टर लॉजन स्विट्जरलैंड, प्रेसिडेंट थॉमस बाक हैं। बाकी ऑप्शन देखते हैं। स्पर्श, ये क्या है? ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा रक्षा पेंशन भोगियों के पेंशन क्लेम को स्वचालित मोड में करने के लिए ये स्पर्श नाम का एक पहल शुरुआत किया है। स्पर्श इसी के तहत अब जो है पेंशन भोगी जो भी हैं रक्षा मंत्रालय में, रक्षा डिफेंस डिपार्टमेंट में विभाग से जो लोग भी रहे होंगे पेंशन भोगी अब हैं, तो उनका जो भी क्लेम होगा अब ज़्यादातर ऑटोमेटेड क्लेम ये उनका हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो भी क्लेम करेंगे ऑटोमेटेड मोड पर उसको रिजॉल्व किया जाएगा, उनका क्लेम पास किया जाएगा। तो ये स्पर्श उसी के लिए है। बोल्ड क्या है? तो हाल ही में KVIC अर्थात खादी विकास गम, फिर से देखिए बोल्ड, क्या हम लोग देख रहे थे बोल्ड KVIC के द्वारा जनजातीय लोगों की आय में वृद्धि करने के लिए एक योजना का शुरुआत किया है, उसी का नाम है बोल्ड। यहाँ बोल्ड का फुल फॉर्म है बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट्स। देखिए यहाँ इसको काफ़ी लिखित में ही देखिए, यहाँ पे ज़्यादा बेहतर होगा। बोल्ड स्कीम क्या है, आइए देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न में। देखिए KVIC ने जनजातीय लोगों की आय में वृद्धि करने के लिए योजना लॉन्च किया है बोल्ड का फुल फॉर्म है बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। इस योजना के तहत जनजातीय क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण, जो बंजर पड़े हैं जमीन, उसी को कम करके कृषि योग्य बना के आजीविका तथा विभिन्न ग्राम उद्योग उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये बोल्ड योजना स्कीम जो है इसी के तहत। जनजातीय मामलों के मंत्री अभी कौन है? श्री अर्जुन मुंडा, पहले भी थे और नया मंत्रालय सब फिर फेरबदल हुआ है, उसमें भी यही मंत्रालय इनके पास है। उम्मीद करता हूँ वो क्लियर हो गया होगा। मथुरु कवचम या मातृ कवचम, ये दोनों नाम से न्यूज़पेपर्स में मैं देखा था। केरल सरकार द्वारा ये शुरू किया गया है मातृ कवचम। इसके द्वारा राज्य के सभी गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, वैक्सीनेशन सुनिश्चित किया जाएगा। ये है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस दिन विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है 22 जुलाई को। थीम रहा है स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसका उद्देश्य न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में जागरूकता पैदा करना है। चलिए बाकी ऑप्शन सभी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। 19 जुलाई को क्या मनाया गया? तो बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस 19 जुलाई को मनाया गया है। कल ही या परसों मैं इसको करा चुका हूँ आप लोग को, ऐसे देख लीजिए यहाँ लिखित रूप में। 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया गया है।
सर्वप्रथम 19 जुलाई 1969 को 50 करोड़ केवल नहीं है, ये 1000 करोड़ होगा या 50 करोड़ ही होगा, करोड़ ही होगा, 50 करोड़ से अधिक जमा राशि वाले बैंकों का भारत में एक साथ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 16 जुलाई 1969 को, और पुनः 1980 में 6 अन्य बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया था। और बात करें भारत में सबसे पहले किसका राष्ट्रीयकरण हुआ, किस बैंक का, तो जो हम लोग का सेंट्रल बैंक है भारत का, बैंक्स ऑफ बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक, इसका राष्ट्रीयकरण सबसे पहले 1 जनवरी 1949 में किया गया था। तो ये रहा। अगला ऑप्शन वहाँ मैं दिया हूँ 20 जुलाई, यहीं पे देख लीजिए। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया है। 20 जुलाई 1924 में ही अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का स्थापना दिवस हुआ था। उसी अवसर पर ये 20 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया है। 20 जुलाई को एक और चीज़ है, डेज है, महत्वपूर्ण है। 20 जुलाई को एक और है, विज्ञान अन्वेषण दिवस मनाया गया 20 जुलाई को ही। 20 जुलाई 1969 को ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो अमेरिका से हैं, चंद्रमा की सतह पर जाने वाले पहले मानव बन गए थे। और प्रथम विज्ञान अन्वेषण दिवस इसी उपलब्धि में, जो ये लाइन है, इसी की उपलब्धि में देखते हुए 1884 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन उस समय थे, के द्वारा शुरुआत किया गया था इस दिवस का, तब से ये मनाया जाता है। अगला ऑप्शन वहाँ पे मैं दिया हूँ 16 जुलाई, इस दिन विजय दिवस मनाया गया है। 16 जुलाई को विजय दिवस का 50वां सालगिरह था और ये मनाया गया है। भारत सरकार द्वारा 2021 का जो ये विजय दिवस मनाया गया इस बार, इसको स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया गया है इस बार। और 16 सितंबर 1971 को 93,000 पाकिस्तानी सेना जो है ढाका में भारतीय सेना के समक्ष समर्पण कर दिया था। इसी के उपलब्धि में भारतीय जीत के अवसर पर ये विजय दिवस 16 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो ये सभी ऑप्शन हम लोग ने वहाँ चर्चा किया अभी। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रख्यात रंगकर्मी, नाट्य लेखक और साहित्यकार का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो ये हैं उर्मिल कुमार थपलियाल। उर्मिल कुमार थपलियाल को नागरी नौटंकी का जनक माना जाता है। नौटंकी भी एक तरह का नृत्य है और कला है जो कई राज्यों में प्रचलित है, तो ये इसके जनक इन्हीं को माना जाता है। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। दानिश सिद्दीकी, उम्मीद करता हूँ ये नाम पढ़ते ही आपको माइंड में क्लिक हुआ होगा, क्योंकि इसको अच्छे से कई दिन उधर चर्चा किया गया है 1-2 रोज पहले। तो दानिश सिद्दीकी ये पूर्व पुलित्जर पुरस्कार विजेता और फोटो पत्रकार थे, इनका निधन हो गया है। एक्चुअली में ये जो हैं अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में अफगान सैनिकों और तालिबान के बीच लड़ाई चल रही थी, उसी दौरान ये, और उस समय रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसी दौरान ये घायल हो गए और इनका मृत्यु हो गया। ये जो थे दानिश सिद्दीकी, अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी एक है रियूटर्स, उसी में ये फोटो पत्रकार थे और 2018 में इनको पुलित्जर पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। यशपाल शर्मा ये पूर्व जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी हैं भारत के, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और ये खास है इसलिए इनका न्यूज में रहना कि निधन तो हुआ ही, ये खास नहीं है, इनको नहीं जाना चाहिए था अभी, हम लोग कामना करते कि ये अभी रहते हैं, फिर भी तो ये तो चले गए। तो ये खास इसलिए है न्यूज में कि 1983 में जो भारतीय टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप पहली बार जीता था, उस टीम में सदस्य ये यशपाल शर्मा रहे थे। वीरभद्र सिंह जरूर याद होगा सबको, ये हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले और कांग्रेस नेता, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी पुस्तक बैंक विद अ सोल इक्वेटस किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है, कौन लिखा है? डॉक्टर सीके गैरयाली। डॉक्टर सीके गैरयाली ने बैंक विद अ सोल इक्वेटस लिखा गया है, पुस्तक का नाम है। ये खासकर बैंकिंग एग्जाम्स में महत्वपूर्ण हो सकता है। ऐसे तो बुक्स सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा फाइनेंशियल वर्ड से संबंधित है, तो हो सकता है उसमें ज़्यादा पूछे, अन्य में भी पूछा जा सकता है। तो लिखे हैं सीके गैरयाली। डॉक्टर सीके गैरयाली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर थे, तब तो और वेरी इंपॉर्टेंट हो गया ये महत्वपूर्ण पर्सन रहे हैं। और आरबीआई के ये गवर्नर थे। देख लेते हैं आरबीआई के बारे में। स्थापना 1 अप्रैल 1935 में, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में, और गवर्नर शक्तिकांत दास हैं जो 25वें क्रम के हैं। और आरबीआई में 4 उप गवर्नर अर्थात डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर, और ये नए बनाए गए हैं, तो ये सब ध्यान रखेंगे। बीमल जलान, इन्होंने भी हाल ही में कोई ना कोई पुस्तक ही लिखा होगा, क्योंकि आपको तो मालूम है प्रश्न जैसा रहता है ऑप्शन में वैसा ही लाता हूँ, ताकि उससे संबंधित हाल फिलहाल के जो करंट में रहे हैं न्यूज में, परीक्षा उपयोगी हैं, उनका चर्चा हम लोग रिवीजन कर सकें। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट जो है तो आप देख ही रहे हैं प्रत्येक प्रश्न में, किसी में थोड़ा थोड़ा, किसी में बहुत ज़्यादा, जो भी जरूरी है उतना मैं जरूर लाता हूँ, ज़्यादा। चलिए कोई बात नहीं, आगे ऑप्शन देखते हैं। बीमल जलान, ये इन्होंने भी एक पुस्तक लिखा है, क्या नाम है उसका? नाम है द इंडिया स्टोरी। द इंडिया स्टोरी पुस्तक बीमल जलान ने लिखा है, और ये भी
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रहे हैं। इस पुस्तक में भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास और वर्तमान राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। ये रहा करीना कपूर खान, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखा है, क्या नाम है, द प्रेगनेंसी बाइबल। ये पुस्तक इन्होंने लिखा है। इसमें उन्होंने अपने प्रेगनेंसी के दौरान अपने शारीरिक और इमोशनल अटैच या भावनात्मक अनुभव कह सकते हैं, इसी के बारे में साझा किया है। अमर्त्य सेन, इन्होंने भी एक पुस्तक कुछ पिछले मंथ में लिखा था, होम इन द वर्ल्ड। ये लिखा गया है अमर्त्य सेन के द्वारा। अमर्त्य सेन, वही अमर्त्य सेन जो आप सही समझ रहे हैं, अभी माइंड में आपका चल रहा है, अच्छी बात है। तो अमर्त्य सेन अपने जीवन की शुरुआती समय पर घर पर कैसे बीता, उसी का चर्चा इस पुस्तक में उन्होंने किया है। अमर्त्य सेन 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई व्यक्ति भी बने थे। और अमर्त्य सेन को वर्ष 1999 में भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है, भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। यही पुस्तक इन्होंने लिखा है, द होम इन द वर्ल्ड। तो ये फैक्ट्स आपको मिले इतने इस प्रश्न से। अब चलिए कुछ प्रश्न अभी और हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वन लाइनर विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स ज़्यादा है, उस रूप में देख लेते हैं। हाल ही में DRDO द्वारा कौन सा सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो आकाश NG। NG का मतलब है यहाँ देखिए, आकाश NG अर्थात आकाश न्यू जनरेशन। ये मिसाइल है, सतह से हवा में मार करने में यह सक्षम है। और ये इसका स्पीड जो है 2.5 महक नहीं होगा, यहाँ मैक होगा। मैक की चाल से 60 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को पूरा करने के लिए सक्षम है। और यह है सरफेस टू एयर अर्थात सतह से हवा में, देखिए उड़ गया यहाँ पे। और इसका सफल परीक्षण उड़ीसा तट के एकीकृत टेस्ट रेंज से किया गया है। और DRDO ने किया है, तो इसके बारे में देखते हैं। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। स्थापना 1958 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। चेयरमैन G सतीश रेड्डी हैं। अगला है, हाल ही में किसे महिला वर्ग में AIFF का फुटबॉल ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया है? ये हैं बाला देवी, ये फुटबॉलर हैं भारतीय जाने माने। AIFF इसका फुल फॉर्म देखिए क्या है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसी में फुटबॉल ऑफ द ईयर चुना गया है बाला देवी को। तो ये महिला वर्ग में है। पुरुष वर्ग में देखिए कौन है, चाहता तो मैं अलग से एक प्रश्न बना देता, लेकिन किसी तरह आपको ये बस बताना है। यहाँ से भी देखिए, तो महिला वर्ग में बाला देवी और पुरुष वर्ग में संदेश झिंगन को यही फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में। तो चलिए अगला है, NSE फाउंडेशन ने आकांक्षी जिलों में कोविड-19 टीकाकरण के लिए जन जागरूकता फैलाने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत किया है? यह है कवच। चलिए अगला है, हाल ही में किसके द्वारा स्वदेश निर्मित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ये किया है DRDO ने। DRDO के बारे में देखते हैं। इसका फुल फॉर्म है डिफेंस, ऊपर तुम लोगों ने देखा, शायद ये नहीं देखा था। फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और स्थापना 1958 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। और चेयरमैन G सतीश रेड्डी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, हालांकि इसका घोषणा ये, चलिए पहले पढ़ने दीजिए। हाल ही में कौन अदालती सुनवाई को लाइव प्रसारण करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बन गया है? तो ये गुजरात उच्च न्यायालय। ऐसा करने के लिए घोषणा ये बहुत पहले ही किया था, लेकिन अब इसको शुरू भी कर दिया है लाइव प्रसारण करना। अदालती सुनवाई को लाइव प्रसारण करने वाला ये पहला उच्च न्यायालय बन गया, गुजरात उच्च न्यायालय। इसका उद्घाटन भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो कि थे यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के 101वें जन्म दिवस के अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय के जो वर्तमान न्यायाधीश अभी कौन है, मुख्य न्यायाधीश NB रमन्ना। ये अलग से आपको फैक्ट्स याद रखना होगा, याद होगा तो अच्छी बात है। तो इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आइए, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित बात हो रही है, तो देख ले, ये तो वैसे उच्च न्यायालय है, लेकिन कुछ फैक्ट्स कोर्ट से ही संबंधित, अपने जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बारे में देख लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश अभी NB रमन्ना है, जहाँ हम लोगों ने चर्चा किया था। सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 26 जनवरी 1950 को किया गया था। और वर्तमान में भारत में कुल 25 हाई कोर्ट्स हैं, उच्च न्यायालय हैं। और 25वां जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है, आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया गया था। तो इतने सारे फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए रहा था। चलिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने का घोषणा हुआ है? वेरी इजी प्रश्न है ये, और लेकिन इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ इसका जवाब आप लोग को अब तक याद होगा, पिछले क्लासों में ये कराया जा चुका है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको परीक्षा उपयोगी लगी होंगी, और यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके स्टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका दिल से आभार। और बेल आइकन भी साथ में दबा दें, जिससे आपको आगे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ये रहा आज का क्लास, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।